अनवर ने अपने मोबाइल को देखा, विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर एक बार छत की ओर देखकर कहा, या अल्लाह! कुछ पल बैठा दीवार को घूरता रहा, उठकर अपनी खिड़की तक चला आया। अपने घर के पीछे बने बगीचे को निहारने लगा। सेब के पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसकी सुंदरता को समझने का प्रयास करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो। फोन शहर का ही था। अनवर, तुम जल्दी चले आओ, अली। और वह रोने लगी थी। पिछले 5 वर्षों से अनवर इसी फोन की प्रतीक्षा कर रहा था, और आज जब फोन आ ही गया है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। एक बात तो तय है कि उसे एकदम शहर और अली के घर पहुंचना चाहिए। नहीं, शहर के घर। अब अली वहाँ कहाँ होगा? अली तो नहीं, अभी तो वहीं होगा। ना सही अली, मगर उसका शरीर तो वहीं होगा। उसे जाकर अस्पताल फ़ोन भी करना होगा। शहर तो पूरी तरह से उसी पर निर्भर रहेगी, और वह बस 10 मिनट में वहाँ था। अपनी काले रंग की मर्सिडीज में काले ही कपड़े पहने आया था। निकलने से पहले शेव करना नहीं भूला था। अपनी पसंद का आफ्टर शेव भी लगाया था। पाको रबा वर्षों से वही लगाता आ रहा है। कमबख्त आदत ही नहीं छूटी। और फिर शहर को इसकी खुशबू भी तो पसंद थी। इसकी खुशबू तो नीलम को भी बहुत पसंद थी। सीधी सादी नीलम बस अपने घर से जुड़ी रहती। किचन में उसका एक ही काम होता कि अपने अनवर के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ें स्वयं पकाए। उसकी आवाज़ तो शायद ही किसी को याद हो। बोलने का काम अनवर ही करता। नीलम ने तो अपने आप को अपनी बेटी और पुत्र की परवरिश में ही झोंक रखा था। बस एक ही बात चाहती थी अपने अनवर से, सुनो जी, बस हमारी एक ही इच्छा है कि मरने के बाद हम दोनों की कब्र अगल बगल ही होनी चाहिए। ना जाने नीलम की आवाज़ में कैसा दर्द था कि अनवर भावुक हो उठा। सच तो यह है कि उसे भी याद करना पड़ता था कि नीलम की आवाज़ कैसी है। उसकी आवाज़ की कोई पहचान अनवर के कानों में नहीं बनी थी। अनवर की उपस्थिति में वह बोलती ही कहाँ थी। प्यार के बेहतरीन पलों में भी वह हमेशा चुप ही रही। अनवर ने उसी दिन अपनी सेक्रेटरी से बात करके हेल्डन क्रेमेटोरियम में 2 कब्रें बुक करवा ली साथ साथ। नीलम को विश्वास हो गया कि चाहे जीवन में उसके पति के पास उसके लिए समय नहीं है, कम से कम मरने के बाद का वादा तो कर रहा है। उसे शायद अपना वादा पूरा करने की जल्दी थी, वरना यह कोई मरने की उम्र होती है अपने 47वें जन्मदिन पर ही अपने हिस्से के वचन को पूरा कर दिखाया और अपनी कब्र में जा लेते। कहने को कार्डियक अरेस्ट था। अनवर पर दबाव बढ़ने लगा। अरे भाईजान, यह उम्र कोई अकेले रहने की है। अकेलेपन का साथी तो होना ही चाहिए। कल को बच्चे तो अपनी अपनी शादी करके अलग हो जाएंगे। ऐसे भी भाई क्या करेंगे? हैरानी यह थी कि ये बातें करने वाली अधिकांश औरतें ही थीं। अनवर के जवाब ने उन्हें चुप होने को मजबूर कर दिया। भाभी साहिबा, अगर नीलम की जगह मैं चलाना कर जाता तो क्या आप उसे भी यही सलाह देती?
मुझे पक्का यकीन है कि आप उसे कह रही होती कि नीलम अब आंसू ना बहाओ, तुम्हें बच्चों को बड़ा करना है, अनवर की यादें हैं तुम्हारे पास, तुम अगर उनका ख्याल नहीं करोगी तो बच्चे तो रुल जाएंगे। अनवर अपने बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर लंदन से बाहर ही रहता था, मगर जब कभी लंदन में होता तो हर शुक्रवार को नीलम की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता और उससे बातें करता। उसे तो आदत ही थी कि हमेशा वही बातें करता था। नीलम तो बस हाँ या ना में सिर हिला देती। आज भी कब्र में यही करती होगी। आदतें तो कब्र में भी जिंदा रहती हैं। यह तो सच है कि अनवर के जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं था। नादिया आपा के जरिए वह एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो गया जहां भिन्न भिन्न व्यवसायों के परिवार जुड़े थे। कोई बैंकर था तो कोई पूर्व बैंकर, कोई व्यवसायी तो कोई बिल्डर। इस ग्रुप के लोग हर दूसरे रविवार को किसी न किसी के घर पर इकट्ठे होते, इकट्ठे खाना होता और कभी कभी सिनेमा भी जाना होता। जब से अनवर अकेला हुआ था उसका आना जाना अली और सहर के घर कुछ बढ़ गया था। अली लाहौर से था और अनवर कराची से है, मगर यह कोई ऐसी वजह नहीं कि दोनों में दोस्ती ना हो सके। अनवर माफ कीजिएगा स्टेट एजेंट है और अली बिल्डर था। कुछ मिलता जुलता सा काम था दोनों का। अनवर कोई पुरानी खस्ता हाल प्रॉपर्टी अली को दिखाता और अली उसे खरीद कर उस पर कुछ खर्चा करके उसे नया बनाकर ऊंचे दामों पर बेच देता। सहर को भारतीय फिल्मों का बहुत शौक था। उनके ग्रुप के लगभग तमाम मर्द उसे माधुरी दीक्षित या मधुबाला कहकर पुकारते और वह शर्मा शर्मा कर सबकी बातों को सच मान लेता। मगर एक बात तो सच है कि 55 की उम्र में भी उसके बदन पर 1 इंच भी अतिरिक्त मांस कहीं नहीं चढ़ा। अनवर को हिंदी सिनेमा की गहरी समझ थी। वह मुख्य धारा के सिनेमा को ही सिनेमा मानता है, समानांतर सिनेमा को, आर्ट सिनेमा को इंटेलेक्चुअल या अय्याशी मानता है। उसके अनुसार सिनेमा का मुख्य काम है कम्युनिकेट करना। यदि सिनेमा भी अलजबरा की तरह उलझा हुआ है तो सिनेमा काहे का है? सिनेमा आम आदमी के लिए है। बंद कमरे में 4 मीनार सिगरेट पीते, बेतरतीब दाढ़ी रखे और कुर्ते पाजामे वाले दिखावटी इंटेलेक्चुअल के लिए नहीं। उसके 1 लाइनर भी कमाल के हो। जी आप सलमान खान पर एक्टिंग करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अजी साहब, राज कपूर, गुरु दत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, विमल राय का ज़माना दोबारा वापस नहीं आ सकता। अरे मियाँ दिलीप कुमार नकली एक्टर था। भला असल ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बोलता है, मिनमिन करता है? पता नहीं अपना डायलॉग अपने आप को भी सुनाई देता है या नहीं। अजी साहब, म्यूज़िक है तो मदन मोहन का एक एक गीत नगीना है। उसे अच्छा लगता था कि लोग उसकी बात मानते थे और हिंदी सिनेमा के मामले में उसकी धाक चली थी। वही पाकिस्तान का होने के बावजूद वह वहाँ की फिल्मों की धज्जियाँ उधेड़ने में 1 मिनट नहीं लगा। अरे यार, पाकिस्तान में किसी को फिल्म बनानी थोड़े ही आती है। हाँ, वहाँ के टीवी सीरियल कमाल के हैं और ख़ास तौर पर 70 और 80 के दशक में बने सीरियल तो गज़ब ही थे। धूप किनारे, नंगे पांव, तन्हाइयाँ, क्या क्वालिटी सीरियल था। राहत
काज़मी जैसा अदाकार एकता कपूर के सीरियलों में कहाँ मिल सकता है। सहर अपने आप को माधुरी दीक्षित महसूस करते हुए इंतज़ार करती रहती कि अनवर कब उसकी तुलना माधुरी से करेगा, और वह भी कर देता। अली भाई, अब सहर को ही देखिए। अगर सही वक्त पर ब्रेक मिल गया होता तो आज वह माधुरी दीक्षित की जगह नंबर 1 हीरोइन होती और सहर कनखियों से अनवर के चेहरे को निहार लेती। कभी कभी सहर भी बातचीत में हिस्सा ले लेती, नहीं चाहती थी कि अनवर उसे डम्बो समझे। अनवर भाई, आप गाने तो हमेशा दिलीप कुमार और नौशाद के गाते हैं, मगर तारीफ मदन मोहन की करते हैं। यह मामला हमें कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है बीवी की अपनी पसंद कुछ भी हो सकती है। जैसे तलत महबूब की रेशम सी आवाज़ दिल में उतरती चली जाती, मगर हम जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी गायकी का नायाब हीरा है। मधुबन में राधिका नाची रे, ओ दुनिया के रखवाले, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। 14वीं का चाँद हो चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को मैं बम्बई का बाबू, भाई कमाल है बंदे की। जिस एक्टर के लिए गाता है उसके जैसी आवाज़ निकालता है। बस अगर राज कपूर को छोड़ दिया जाए तो रफ़ी ने सबके चेहरे की मास्टरी कर दी। सहर का आत्मविश्वास खासा मजबूत, वह किसी से किसी भी विषय पर बहस कर लेती थी, मगर न जाने अनवर की बातों और आवाज़ का सिलसिला कुछ ऐसा चलता कि वह एकटक उसे निहारती रह जाती। यह तो अच्छा है कि अली एक बेहद प्यार करने वाला शौहर है जो अपनी सहर की हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहता है, वरना जाने सहर कब अनवर की हो जाती। वैसे अली में सब कुछ था, लंबा ऊंचा कद, शराफत भरपूर, पैसे की कोई कमी नहीं, बस आदमी ईंट गारे का था, बिल्डर। उसमें साहित्य या सिनेमा की बस इतनी ही समझ थी कि अनवर और सहर के साथ हिंदी फिल्म देखने चला जाए। उसे अपनी पत्नी पर खासा नाज था। सहर ने अपने जिस्म को इतना संभाल कर रखा था कि वह दादी और नानी बन जाने के बावजूद मर्दों की चाहत की फहरिस्त में खासी ऊपर रहती थी। उम्र में उससे 10-10 साल छोटे मर्द भी उसे फ्लर्ट करने में अच्छा महसूस करते। अनवर को मुश्किल बस एक ही होती कि सहर हर बात पर हाँ जी कहती और उसे जी हाँ कहने की आदत थी। बस यही तो फ़र्क होता है पंजाबी और यूपी वाले में। अनवर के दादा खास लखनऊ शहर से उठकर कराची बसने गए थे, इसीलिए घर की ज़बान की नज़ाकत आज तक कायम है। वह सोचता रहता कि कब यह स्थिति हाँ जी हाँ में बदल जाएगी। अफसोस करने वालों का तो अब तांता ही बढ़ता जा रहा था। हर आने वाला मर्द या औरत सहर को गले लगाकर तसल्ली दे रहे। औरत की तो कोई बात नहीं, मगर हर मर्द का गले मिलना अनवर को बार बार जैसे डंक मारा। हर अफसोस करने वाला सहर को दिखाना चाहता था कि अली की मौत का सबसे अधिक दुख उसे ही, और सहर भी पूरी शिद्दत से अली की अंतिम घड़ियों का जिक्र बार बार सबसे कर रहा था। सुबह पोस्ट ऑफिस गए थे। लाहौर में 3 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने सिर ले रखा था। बस उसी सिलसिले में हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे भेजा करते। कभी किसी को बताते या जताते नहीं थे। बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान थे। बस पोस्ट ऑफिस से आए और आकर सोफे पर ही लेट गए। बोले कि बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जाहिर है कि मैं परेशान हो गई। बार बार पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है। बस निढाल से पड़े हुए थे, कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे। फिर कुछ देर में उठे और ऊपर बेडरूम में जाकर सो गए।
मुझे क्या पता था कि यह उनसे आखिरी मुलाकात होगी। जब शाम की चाय के लिए पूछने गई तो कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा कि शायद थकावट की वजह से सो रहे हैं। फिर अचानक दिल में एक शक सा उठा। जाकर उनकी नाक के पास हाथ रखा। अचानक नाक को छू गई। बदन तो बर्फ सयफ था। मुझे तो जैसे चक्कर ही आ गया। किसी से सेवा भी नहीं करवा के गए, किसी तरह की खिदमत नहीं, किसी को तंग नहीं किया, कोई अस्पताल या दवाई नहीं। बस फरिश्तों किसी मौत मिली उन्हें। यही बात बार बार लगातार हर मिलने वाले को बता रही थी सहर। और अनवर बैठकर सोच रहा था कि फरिश्तों की मौत कैसी होती होगी। क्या फरिश्ते भी कभी मरते हैं? मगर इस समय वह सहर के घर बैठा था, सहर के साथ होने वाले हादसे से हिला हुआ था और हालात को समझने के प्रयास कर रहा था। वीनस टीवी का मालिक भी आया था अफसोस करने, इलाके की काउंसलर भी और जी टीवी के पुराने प्रोड्यूसर्स भी। शाम को सहर, उसका बेटा अहमद और बेटी हिना इकट्ठे बैठे। जाहिर है कि अनवर इस अहम मीटिंग का हिस्सा था। अम्मी, मेरी बात हो गई है। अब्बू का क्रिमेशन आज से 8 दिन बाद फिक्स हो पाया है। फारूकी साहब से बात करनी होगी कि क्रिमेशन का जिम्मा वे ही संभालें। किसी भी सिमेटरी में आजकल कब्र मिलने में खासी मुश्किल होती है। उस बारे में भी फ़ोन करना होगा। अनवर सब की बातें सुन रहा था। बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं मौलवी साहब से भी बात कर लूँगा और बाकी सब इंतज़ाम है। अब तुम लंदन वाले कहाँ रहे? यहाँ का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी अम्मी तो इस हालत में नहीं है कि कुछ कर पाएँ, मुझे ही करना होगा। उसके मन में रह कर एक ही बात उभर रही थी। सोच रहा था कह दे या ना कहे। फिर नीलम से वादा भी किया था कि अपनी कब्र नीलम की बगल में बनवाएगा। उसके सामने ही बुक भी कर ली थी। मगर इस समय बात कुछ दूसरी तरह की थी। उसके पास मौका था हीरो बनने का। जाहिर है इस एक बात से वह आसानी से सहर के दिल में जगह बना सकता था। सहर थक सी गई थी। बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह बातों को दोहराए जा रही थी। कितनी बार उसने वापस उस दृश्य को जिया होगा। अली, आप बैठे बैठे सोए जा रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? सामने से एक ऐसी चुप्पी सुनाई दे रही थी जो कि एग्जॉस्ट नहीं, एब्रहॉस्ट फैन कुकर की सीटी, टीवी में आते गाने की गूंज और शहर के दिल की धड़कन की मिली जुली आवाज़ों से कहीं अधिक ऊंची और दहला देने वाली थी। अचानक अली ने आंखें खोली। कुछ समझ नहीं आ रहा, थकावट सी महसूस हो रही थी। ऊपर जाकर बेडरूम में थोड़ी देर आराम कर लेता। बस यही तो अली के अंतिम शब्द थे। ऊपर जाकर बेडरूम में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और ये अंतिम दृश्य सहर ने हर अफसोस करने वाले को बार बार सुना। वो थोड़ी देर आराम करने वाला अब कब्र में चैन से आराम करेगा। इन अंतिम शब्दों पर कुछ नए शब्दों का सोना चढ़ाना होगा ताकि सहर के दिमाग से यह बात निकल जाए और वह अनवर की बात लोगों से करने को मजबूर हो जाए। अहमद, सहर बीबी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने नीलम के साथ अपनी कब्र भी बुक करवा दी थी। अब वो क्या है कि मैंने तो फिलहाल रवानगी का इरादा बदल दिया है। सोच रहा हूँ कि चंद रोज़ इस शहर में रहकर बॉलीवुड की कुछ फिल्में और देख लीजिए। क्या रखा है मरने वरने में। सलमान खान की रेस 3 आ रही है और वो रणबीर कपूर की संजू। भाई, इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं आजकल।
कि मरना कोई अक्लमंदी की बात नहीं मानी जाएगी। मैंने तो फैसला कर लिया। अब बाकी आप दोनों माँ और बेटे पर मुनस्सर है कि मेरी बात मानते हो या नहीं। मैं अपनी कब्र अली को दे रहा हूँ। मेरी कब्र में मेरा यार सोएगा। हमेशा मेरे घर की रख रखाव मरम्मत वही तो करवाता रहा। अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसके लिए आखिरी घर बनवाने का काम पूरा करूं। और याद रहे, मैं इस मामले में किसी की सुनने वाला नहीं। सहर बस अनवर की ओर देखे जा रही थी और अहमद को भला क्या आपत्ति हो सकती। सहर को मन ही मन अच्छा लग रहा था कि अनवर उसके दिवंगत पति अली के प्रति किस कदर प्रतिबद्ध है। आज उसके दिल में भी एक सवाल उठ रहा था, क्या यह सब अनवर मेरे पति के लिए कर रहा है या फिर मेरे लिए? अली तो चला गया। वह तो अनवर की किसी बात को सुनकर या देखकर खुश होने से रहा। कहीं अनवर के दिल में मुझे लेकर? उस दर्द में भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या इस उम्र में भी कोई मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? वह पूरी मेहनत करके वहां से उठी। अनवर की निगाहें उसका अंत तक पीछा करती रही। वह बाथरूम में गई, अपना चेहरा साबुन से धोया, अच्छी तरह पोंछा, बालों को थोड़ा सा संवारा और पोनी टेल ठीक से बना ली। उसने अपने आप को निहारा, वापस आकर फिर सबके साथ बैठी। थोड़ी सी बदली हुई सहर को देखकर अनवर को कुछ कुछ महसूस हो रहा था। कहीं उसकी अर्जी मंजूर तो नहीं हो गई, वरना सहर ऐसा क्यों करती? बस एक बार आंखें उठाकर देख ले, वह सोच रहा था। और अचानक सहर ने आंखें उठाई और उसकी नजरें अनवर से मिल गई। अली की लाश मुर्दाखाने में ठंडे बक्से में आराम फरमा रही थी। अभी 5 दिन और बाकी थे। इन्हीं 5 दिनों में अनवर फैसला सुनाना चाहता था। जानता था कि संभव नहीं है कि सहर बोलकर कुछ कहेगी। बस इसी तरह के इशारे मिलते रहें तो अनवर मान लेगा कि जीवन जीने योग्य है। उसकी जिंदगी का अकेलापन अब चंद ही दिनों का मेहमान है। शायद यही सोचकर उसने अली के फ्यूनरल में स्पीच देने से इनकार कर दिया था। स्पीच देकर वह सबकी आंखों में नहीं आना चाहता था। घर में सबको आदत पड़ती जा रही थी कि निर्णय अनवर ही लेगा। सहर भी यही चाहती थी और शायद अहमद को भी यही सूट करता था। अनवर ने तय कर लिया कि अब फ्यूनरल तक वह सहर के सामने कम से कम आएगा, लो प्रोफाइल रखेगा। तभी बोलेगा जब बोलने की ज़रूरत होगी। उसे हंसने की बीमारी है और वो भी ठाक आएगा। और फिर उसका रोल भी तो अभी फिल्म में शुरू ही हुआ है। उसके तगड़े सीन तो अभी भविष्य में आने वाले हैं। सहर को भी यह अच्छा लग रहा था। अनवर का खानसामा रोजाना मातम कुर्सी करने वालों के लिए खाना बनाकर ला रहा था। किसी भी और मित्र और रिश्तेदार को मौका ही नहीं मिल रहा था। इन 5-6 दिनों में अनवर के जीवन में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि शाम हुई और अनवर के हाथ में जाम नहीं आया। उसके लाए शाम शुरू ही वैट 69 की बोतल खोलकर होता था। उसके लिए शाम शुरू ही वैट 69 की बोतल खोलकर होती थी। उसे दूसरी कोई विस्की पसंद ही नहीं आती। वह अपने मेहमान को कुछ भी पिला देता था क्योंकि अब उसकी बार में 20 तरह की शराब रखी हुई थी। अली के अंतिम संस्कार के बाद वह आज फिर से अपने संसार में लौटा है। वैट 69 का पैग और स्पार्किंग मिनरल वाटर उसके खानसामा ने आज मछली तल के अनवर के सामने रखा।
आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सुरूर छा रहा था। आंखों के सामने शहर का चेहरा बार बार याद आ रहा था। इतने दिन बाद विस्की का पैर भीतर गया तो अनवर के भीतर के विचार एक बार बाहर आना चाह रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यह सब सोच रहा है, कह रहा है या कहना चाह रहा है। अली, तुम मेरी बीवी की बगल में जाकर लेट गए। इसके लिए तुम्हें मरना पड़ा। शहर भी जिंदा है और शानदार कहानी है। मैं फ़िलहाल इस कहानी पे टिप्पणी सुरक्षित रखूँगी, सिवाय इसके कि शानदार कहानी है और मेरे हिसाब से तेजेंद्र शर्मा जी की दूसरी कहानी है कब्र का मुनाफा, उससे मिलती जुलती है। और ये बात भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री ढंग से कह रही हूँ कि मिलती जुलती है, यानी जैसे कैंसर की थीम पर बहुत सी कहानियाँ लिखी जाती हैं, लिखी जा सकती है, या प्रवासी जीवन पर, प्रवासी जीवन में प्रेम, प्रवासी जीवन में प्रेम के विघटन, प्रवासी जीवन में ब्रेकअप, इसी थीम पे 1000 कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। तो ये बहुत विरल, मुझे ये बहुत कहानी पसंद आई थी जब मैंने पढ़ी थी। मैं तेजेंद्र जी से पूछ रही थी और वो याद नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि वो कहें कि ये मिलती जुलती नहीं है। बहरहाल कल मेरी उनके साथ बातचीत है, वातायन पर मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे कहानी अपनी भाषा के अंदाज की वजह से भी बहुत पसंद है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और बाकी लंबी टिप्पणी कभी और सुरक्षित रही।